अब है ध्वनि नियम। देखो वैसे तो अगर देखा जाए नेट के सिलेबस में तो केवल और केवल दो ही नियम लगे हैं, एक ग्रीम नियम लगा हुआ है और एक देखा जाए तो ग्रासमान नियम लगा हुआ है। दो ही नियम हैं। बाकी इसी के अंतर्गत वर्नर का एक नियम आ जाता है और एक तालव्य नियम आ जाता है। इस प्रकार से एक दो नियम और आ जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम देखेंगे सिलेबस में जा करके तो केवल दो के ही नियम डाल रखे हैं कि ग्रीम नियम के अनुसार ध्वनियों का नियम क्या है या ध्वनियाँ किस प्रकार परिवर्तित होती हैं एक दूसरे के अंतर्गत। ऐसे ही ग्रासमान का पूछ रखा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्रीम नियम, और सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रीम नियम क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न उठता है। क्योंकि विशेष सबसे ज़्यादा विशेष अगर, क्योंकि हर बुक ऐसी होती है कि जिसमें कुछ न कुछ विशेष पार्ट होता है, एक पार्ट विशेष होता है। तो भाषा विज्ञान को अगर देखा जाए तो एक प्रश्न यहाँ से इस दायरे में से एक प्रश्न उठना संभव ही संभव है। सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है ये भाषा विज्ञान की, इसलिए प्रश्न यहाँ से ज़रूर उठता है और हर बार उठता है। ऐसा नहीं है कि एक बार छोड़ के एक बार उठा लिया जाए, नहीं, हर बार जून में एग्ज़ाम होगा तो भी यहाँ से आएगा, दिसंबर में होगा तो भी यहाँ से आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है भाषा विज्ञान का, यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। तो हमें ग्रिम नियम पढ़ना है। तो ग्रिम नियम क्या है, कह रहे यह ध्वनि नियम प्रोफेसर याकोब ग्रिम, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर याकोब ग्रिम, जिनका समय है 1785 से ले करके 1863 के नाम पर माना जाता है। हम नॉर्मल सीधा सा बोलते हैं कि ग्रिम नियम पढ़ते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्रिम का पूरा नाम क्या था तो प्रोफेसर याकोब ग्रिम इनका पूरा नाम है और 1785 से ले करके 1863 तक इनका समय माना जाता है। यह दो भागों में विभक्त है। किस लिए कहा है दो भागों में विभक्त है, क्योंकि जो ग्रिम नियम है वो दो प्रकार से बनाया गया है। पहले याकोब ग्रिम ने एक नियम बनाया था, ध्वनियों के 9 ध्वनियाँ ली थी जिनको परिवर्तित किया था किसी दूसरे ध्वनियों में। तो पहले एक नियम बनाया था जिनको भारोपीय भाषा से जर्मनी भाषा में इन्होंने परिवर्तित किया था। इनका ऐसा कहना था कि भारोपीय भाषा की ये जो 9 ध्वनियाँ हैं वो जा करके जर्मनी भाषा में ये बन जाती हैं। इस प्रकार से इन्होंने किया था। उसके बाद इन्होंने फिर एक नियम बनाया था, उसमें इन्होंने क्या लिखा था कि उच्च जर्मन की जो ध्वनियाँ हैं, 9 प्रकार की ध्वनियाँ ही उठाई हैं इन्होंने, 9 ही वर्ण उठाए हैं। तो इन्होंने कहा था ये जो 9 वर्ण उच्च जर्मन भाषा के हैं वो निम्न जर्मन भाषा में जा करके बदल जाते हैं। तो दो हो गए इनके नियम, एक इनका भारोपीय से, भारोपीय भाषा की ध्वनियाँ जर्मनी भाषा में कैसे परिवर्तित होती हैं, और फिर इन्होंने दूसरा बनाया कि उच्च जर्मन की जो ध्वनियाँ हैं वो निम्न जर्मन में कैसे परिवर्तित होती हैं। इसलिए इनका जो नियम है वो दो भागों में विभक्त होता है। प्रथम नियम के तहत भारोपीय भाषा की 9 स्पर्श ध्वनियाँ बदलती हैं। बताया था ना मैंने कि भारोपीय भाषा की इन्होंने 9 ध्वनियाँ उठाई हैं और आगे जा कर के इन्होंने बताया है कि ये 9 ध्वनियाँ जर्मन भाषा में कैसे बोली जाती हैं। जैसे हम क बोलते हैं, जर्मन भाषा में क की जगह ख बोला जाता है। जैसे हम ग बोलते हैं लेकिन जर्मन भाषा में ग की जगह क बोल दिया जाता है। इस प्रकार से तो भारोपीय भाषा की इन्होंने 9 स्पर्श ध्वनियों को उठाया है और उन्हीं का बदलाव किया है। मूलतः इसे ही ग्रिम नियम कहा जाता है। उसके पश्चात द्वितीय नियम में उच्च जर्मन से निम्न जर्मन में बदला जाता है। ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि दूसरा जो नियम इन्होंने बनाया वो कैसा था, उच्च जर्मन से वो ध्वनियाँ निम्न जर्मन में कैसे बदलती हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। अब पहला नियम है, पहले नियम में क्या है, अगर वैसे देखोगे सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, याद तो करना चाहिए, आपको पता ही होगा कि अल्प प्राण कौन से होते हैं। तो नॉर्मल अगर सीधा देखा जाए पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण बोला जाता है वो अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा घोष प्राण होता है। ऐसे ही अघोष बोला जाए तो पहला और दूसरा अघोष कहे जाते हैं, तीसरा और चौथा सघोष कहे जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हमें मूल ध्यान क्या रखना है कि इन्होंने जो 9 ध्वनियाँ ली हैं, 9 स्पर्श ध्वनियाँ ली हैं, 9 स्पर्श व्यंजन जो लिए हैं वो मूल भारोपीय भाषा के कौन से हैं। इन्होंने सबसे पहले लिया है घ, ध और भ। देखो घ भी कौन सा है, चौथा वर्ण है क वर्ग का। ध देखा जाए तो ध भी त वर्ग का चौथा वर्ण है और भ देखा जाए तो प वर्ग का चौथा वर्ण है। ऐसे ही इन्होंने भारोपीय भाषा में दूसरा अल्प प्राण लिया है ग, द, ब।
तो ये ग देखा जाएगा, ये भी क वर्ग का तीसरा वर्ण है, त वर्ग का तीसरा वर्ण द आ जाता है और प वर्ग का तीसरा वर्ण ब आ जाता है। उसके बाद इन्होंने 3 और लिए हैं, क त प, मतलब पहले पहले अक्षर लिए हैं क वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के। तो कुल मिलाकर के ये 9 वर्ण इन्होंने मूल भारोपीय भाषा से उठाए हैं, क्योंकि भारोपीय भाषा में संस्कृत, हिंदी, लैटिन, ग्रीक इत्यादि आती हैं, तो उनमें हम नॉर्मल रूप से क त प ग द ब घ ध फ भ इस प्रकार से ही प्रयोग करते हैं। तो इनका क्या कहना है ग्रिम जी का? ये कह रहे हैं कि ये जो 9 ध्वनियाँ हैं, भारोपीय भाषा की जो 9 ध्वनियाँ हैं वो जर्मनी में कैसे बोली जाती हैं। तो इनका कहना है कि जो चौथे वर्ण होते हैं, जैसे घ ध भ, हम क्या प्रयोग करते हैं, घ घड़ा, इस प्रकार से घ प्रयोग करते हैं, ध प्रयोग करते हैं, भ प्रयोग करते हैं। लेकिन यही घ ध भ जर्मनी में जा करके जब जर्मन वाले बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो घ की जगह वो ग प्रयोग करते हैं और ध की जगह वो द प्रयोग करते हैं और हम भ प्रयोग करते हैं, उसी जगह जर्मन वाले ब प्रयोग करते हैं। मतलब देखा जाए तो चौथे अक्षर को, जो हमारा चौथा अक्षर है प्रत्येक वर्ग का, वो जा करके जर्मनी भाषा में तीसरा वर्ग बन जाता है, तीसरा वर्ण बन जाता है। वो हम घ प्रयोग करते हैं जबकि जर्मनी वाले ग प्रयोग करते हैं। हम ध का प्रयोग करते हैं लेकिन वो ध की जगह द प्रयोग करते हैं, और ऐसे ही हम भ प्रयोग करते हैं, वो ब प्रयोग करते हैं, मतलब चौथे का वो तीसरा बना देते हैं। और आगे चल के अगर हम देखें तो ग द ब, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे ग से हम गाय प्रयोग करते हैं। अगर हमें गाय बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं, ग मीन्स गाय, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर हम अंग्रेजी भाषा में बोलें तो गाय को क्या बोला जाता है, काऊ, मतलब ग की जगह काऊ, क का प्रयोग होता है। तो यही कह रहे हैं कि हम ग प्रयोग करते हैं, उसकी जगह अंग्रेजी वाले यानी जर्मनी वाले क प्रयोग करते हैं। हम द प्रयोग करते हैं तो वो त प्रयोग करते हैं द की जगह, और हम जहाँ ब प्रयोग करते हैं वो ब की जगह प प्रयोग करते हैं। मतलब जो हमारा तीसरा वर्ण होते हैं, तीसरे वर्ण होते हैं वर्गों के, वो जर्मनी भाषा में जा करके पहले वर्ण बन जाते हैं। तो चौथे का तीसरा बन गया, तीसरे का पहला बन जाता है। अब कह रहे क त प, जिस वर्गों में हम क त प प्रयोग करते हैं, जैसे कबूतर बोलना होता है तो हम क बोलते हैं, तरबूज बोलना होता है त बोलते हैं। तो इसलिए हम जहाँ जहाँ पर क त प प्रयोग करते हैं, वहीं जर्मनी भाषा में क की जगह ख प्रयोग किया जाता है, त की जगह थ प्रयोग किया जाता है और प की जगह फ प्रयोग किया जाता है। तो यही इनका अंतर है, यही ग्रिम नियम ने समझाया है कि जहाँ हम चौथे अक्षर का प्रयोग करते हैं वहाँ जर्मनी वाले तीसरे अक्षर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ हम तीसरा अक्षर प्रयोग करते हैं वहाँ वो पहला अक्षर प्रयोग करते हैं, और जहाँ हम पहले वर्ण का प्रयोग करते हैं, जिस जगह हम पहले अक्षरों का प्रयोग करते हैं, वहाँ जा कर के जर्मनी भाषा में वही पहला अक्षर दूसरा बन जाता है। जैसे हम क प्रयोग करते हैं वो ख प्रयोग करते हैं, जैसे हम त प्रयोग करते हैं वो त की जगह त ना मान करके वो थ प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, तीन, हमें 3 लिखना होता है तो हम क्या बोलते हैं, तीन, मतलब त से 3 बनता है। लेकिन जर्मनी वाले मतलब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो क्या बनता है, 3 नहीं बोलते हैं वो लोग, वो 3 बोलते हैं। तो मतलब त की जगह थ का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही होता है। तो हम क प्रयोग करते हैं, वो क की जगह ख प्रयोग करते हैं। हम त प्रयोग करते हैं तो वो त की जगह थ प्रयोग कर रहे हैं, और हम प प्रयोग करते हैं उसी की जगह वो फ प्रयोग करते हैं। या तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई उलझन टाइप नहीं है ये। लेकिन अगर न समझ में आए तो इतना ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको एग्जाम में अगर चौथा अक्षर दिया गया है तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इसको जर्मनी भाषा में बदलो, तो इतना याद रखना कि भारोपीय भाषा की जो चौथी ध्वनियाँ हैं, वर्गों के जो चौथे अक्षर हैं, वो जर्मनी भाषा में तीसरे अक्षर में जा कर के बदल जाते हैं, और हमारी भारोपीय भाषा के जो तीसरे अक्षर हैं वो जर्मनी भाषा में जा कर के पहले अक्षर का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और जो हम पहला अक्षर प्रयोग करते हैं जर्मनी भाषा में उसकी जगह दूसरा अक्षर प्रयोग किया जाता है। मतलब चौथे का तीसरा कर देते हैं, तीसरे का पहला हो जाता है और पहले का दूसरा हो जाता है। ठीक है, ये इनका ग्रिम नियम का मूल नियम यही था कि मूल भारोपीय भाषा से जर्मनी भाषा में प्रयोग की गई ध्वनियाँ। दूसरा भी इन्होंने नियम दिया था, आपको ऊपर बताया ही है कि ये इनका जो नियम है वो 2 भागों में विभक्त है, लेकिन मूल जो नियम है वो ऊपर वाला ही था।
लेकिन उसके बाद इन्होंने उच्च जर्मन से निम्न जर्मन की ओर भी इशारा किया है। उसमें भी इन्होंने क्या कहा है कि उच्च जर्मन में जो ग द ब यानी वर्ग के जो तीसरे अक्षर होते हैं, जो उच्च जर्मन वाले लोग हैं जहाँ पर ग प्रयोग करते हैं, निम्न वर्ग वाले वहीं पर क प्रयोग करते हैं। जहाँ पर उच्च जर्मन वाले द का प्रयोग करते हैं, वहीं निम्न जर्मन वाले द की जगह पे त का प्रयोग करते हैं। और जहाँ उच्च जर्मन वाले लोग ब का प्रयोग करते हैं, मतलब तीसरे अक्षर का प्रयोग करते हैं, वहीं निम्न जर्मन वाले ब की जगह पे प का प्रयोग करते हैं। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो क्या सारांश निकलता है, यही कि उच्च जर्मन वाले जहाँ तीसरे अक्षर का प्रयोग करते हैं, वहीं निम्न जर्मन वाले पहले अक्षर का प्रयोग करते हैं। मतलब उच्च जर्मन का जो तीसरी जो ध्वनियाँ होती हैं, वर्ग के तीसरे जो अक्षर होते हैं, वो निम्न जर्मन में जा करके पहले अक्षर का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही उच्च जर्मन में पहले स्थान पर क त प पहले अक्षर हैं। क वर्ग का पहला अक्षर क है, त वर्ग का पहला अक्षर त है और प वर्ग का पहला अक्षर प होता है। तो जहाँ पर पहले जो अक्षर होते हैं, वहाँ निम्न जर्मन वाले दूसरे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। वो क की जगह ख का प्रयोग करते हैं। जैसे उच्च जर्मन वाले त बोलते हैं, उसकी जगह वो निम्न जर्मन वाले थ बोलते हैं, और प की जगह वो फ प्रयोग करते हैं, मतलब पहले की जगह दूसरा प्रयोग करते हैं। और अगर बात चौथे की देखी जाए, जहाँ पर उच्च जर्मन वाले चौथा अक्षर प्रयोग करते हैं, वहीं निम्न जर्मन वाले चौथे की जगह पे तीसरा अक्षर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी सारांश में ऐसे ही दिखाया जाता है कि तीसरे अक्षर की जगह पहले अक्षर का प्रयोग करते हैं। जहाँ उच्च जर्मन में पहले अक्षर का प्रयोग होता है, वहीं निम्न जर्मन में पहले की जगह दूसरे का प्रयोग होता है। और जहाँ उच्च जर्मन में चौथे अक्षर का प्रयोग होता है, वहीं निम्न जर्मन में जा करके ग द ब यानी तीसरा अक्षर बन जाता है। तो ये क्या था, ये आपका ग्रासमान नियम बन जाता है। ग्रासमान नियम आपने अच्छे से पढ़ा कि याकोब ग्रिम के द्वारा लिखा गया है। इनका समय भी देख लिया, 1863 तक इनका समय माना जाता है। इन्होंने मूल रूप से 2 भागों में अपने नियम को विभक्त किया है। मूल रूप से इनका पहला ही नियम होता है, भारोपीय भाषा को इन्होंने जर्मनी भाषा में कैसे परिवर्तित होते हैं कुछ वर्ण, उनको उठाया है। उसके बाद इन्होंने दूसरा दिया है कि उच्च जर्मन से कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो निम्न जर्मन में जा करके बदल जाते हैं। तो यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या था, ग्रिम नियम आ जाता है। अब दूसरा नियम हमें कौन सा पढ़ना है, तो दूसरा नियम हमें पढ़ना है ग्रासमान नियम। देखो, ग्रिम महोदय को अपने ही नियम में बहुत से अपवाद मिले थे। जो ग्रिम थे, ग्रिम महोदय, इन्होंने परिवर्तित ध्वनियाँ परिवर्तन करके ध्वनियों को दिखाया है। लेकिन ऐसे होते हैं कुछ विद्वान कि जिनको अपने ही बनाए हुए नियमों में कुछ त्रुटि नज़र आती हैं। तो इनका भी ऐसा ही लगा कि जिनका निराकरण वे नहीं कर सके, अपने जीवन में वो उनका निराकरण नहीं कर पाए, खैर उन्हें पता था कि इनमें कुछ अपवाद मिले हैं, फिर भी वो निराकरण नहीं कर पाए, तो उनकी व्याख्या हरमन ग्रासमान ने की थी। देखा जाए तो हरमन ग्रासमान का पूरा नाम क्या है, हरमन ग्रासमान है। वैसे तो ग्रासमान नियम के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन पूरा नाम है हरमन ग्रासमान। और इनका समय है 1809 से लेकर के 1877 ईस्वी में इन्होंने ये नियम का या इनका समय माना जाता है। ग्रासमान नियम को प्रसिद्ध ग्रिम नियम का अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि ग्रासमान नियम ने क्या किया था कि जो ग्रिम नियम के अंतर्गत जो अपवाद मिले हैं उनका निराकरण किया है, तो उनका खंडन किया है। तो सीधी सी बात है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ग्रासमान नियम को ग्रिम नियम का अपवाद कहा जाता है। मतलब जैसा ग्रिम नियम ने समझाया था वैसा ग्रासमान नहीं मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं। ग्रासमान का कहना है कि भारोपीय भाषा की 2 महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ नहीं रह सकती हैं। अब देखा जाए तो भारोपीय भाषा हमारी भाषा है, हिंदी, संस्कृत इत्यादि भाषाएं हैं। तो इनमें हम महाप्राण ध्वनियाँ किसको मानते हैं, दूसरे को, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा जो अक्षर होता है वो महाप्राण होता है, और चौथा अक्षर महाप्राण कहा जाता है, और पहले, तीसरे और पांचवें को अल्प प्राण कहा जाता है। मतलब प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 अक्षरों में से पहला, तीसरा और पांचवा, इनको अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा, मतलब दूसरा और चौथा, क वर्ग का जैसे ख और क वर्ग का घ, यानी दूसरा और चौथा जो होता है प्रत्येक वर्ग का अक्षर होता है, उसको महाप्राण कहा जाता है। तो ग्रासमान का क्या कहना है, ग्रासमान का यही कहना है कि 2 महाप्राण ध्वनियाँ, मतलब एक ही शब्द में एक साथ
कभी भी दूसरा और चौथा अक्षर एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। मतलब एक शब्द जब बना रहे हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम दो महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ नहीं रख सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें जो पहले वाली महाप्राण जो ध्वनि होती है उसको उससे पहले वाले अल्प प्राण के साथ बदल देना चाहिए। मतलब पहले वाले महाप्राण को अल्प प्राण में बदल देना चाहिए। तो इनका क्या कहना है, जैसे संस्कृत में हम धधामी ऐसा होता है, धधामी, तो यहाँ पे ध और ध दोनों कौन से वर्ण है, चौथे चौथे वर्ण है। त वर्ग का चौथा वर्ण ध है और दोबारा भी त वर्ग का चौथा वर्ण दिखा दिया। यानी दोनों ही शब्द यहाँ पर पूरे शब्द में दोनों ही अक्षर एक साथ दोनों महाप्राण ध्वनियाँ आई हैं। लेकिन ग्रासमान का क्या कहना है कि ऐसे नहीं रह सकते हैं। एक शब्द में दो महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ नहीं रह सकती हैं। उनमें जो पहली वाली महाप्राण है वो अल्प प्राण हो जाती है। तो अल्प प्राण करेंगे तो पहले ध है, ध चौथा वर्ण है और चौथे को तीसरा करेंगे तभी तो अल्प बनेगा। तो इसलिए धधामी की जगह क्या प्रयोग करते हैं, वो दधामी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही भभार, भ और भ ये प वर्ग के दोनों चौथे अक्षर हैं, इसलिए दोनों ही महाप्राण हैं। एक ही शब्द में दो महाप्राण एक साथ नहीं रह सकते हैं। पहले वाले महाप्राण की जगह अल्प प्राण बन जाता है, इसलिए भभार की जगह भ से पूर्व ब जो वर्ण है वो आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बभार बन जाएगा। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ग्रासमान का नियम क्या कहता है, ग्रासमान का नियम यही कहता है कि किसी भी वर्ण में किसी भी शब्द में दो महाप्राण ध्वनियों को हम एक साथ नहीं ठहरा सकते हैं। अगर किसी भी शब्द में दो महाप्राण ध्वनियाँ आ रही हैं, किसी भी शब्द में दो दूसरा वर्ण इकट्ठा आ रहा है, चौथा वर्ण इकट्ठा आ रहा है, या किसी भी शब्द में किसी वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण इकट्ठा आ रहा है, तो उनमें से हमें पहले वाले वर्ण यानी पहले वाले महाप्राण की जगह हमें अल्प प्राण कर देना चाहिए। ये ग्रासमान का मूल नियम कहता है। ठीक है, तो ये इनका नियम था। आई थिंक आपको समझ में आया हो। उसके बाद है वर्नर नियम। देखो लगते हमारे दो ही नियम हैं, एक ग्रीम नियम लगता है और एक ग्रासमान नियम लगता है, लेकिन भाषा विज्ञान में कई नियमों के बारे में और वर्णन है। बाकी आगे के जो तालव्य नियम हो गए, कंठे नियम हो गए, उनमें बहुत सारे विद्वान हैं। ये नहीं है कि एक ही विद्वान का ये मत है। जैसे ग्रीम नियम ने अपनी भाषाओं को एक ही विद्वान ऐसा है कि जिन्होंने बदलाव किया है। ये बात भी एक ही विद्वान के द्वारा कही गई है कि महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ नहीं रह सकती हैं। वर्नर नियम भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर एक ही विद्वान काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद के जो नियम है ना, उनमें तालव्य नियम हो गए, कंठे नियम हो गए इत्यादि जो नियम है, उनमें 3-3 4-4 विद्वान इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो स्पेशल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलके काम किया जा रहा है। तो इसीलिए हमारे ग्रीम और ग्रासमान दो ही नियम इसलिए हमारे लगे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों विद्वान फेमस हैं, अपने अपने नियम को लेकर के खुद कार्य कर रहे हैं। और रही बात वर्नर नियम की, तो वर्नर नियम क्या कहता है, करे ग्रीम नियम के जिन अपवादों का निराकरण ग्रासमान नहीं कर पाए, उनका निराकरण वर्नर ने किया था। वर्नर ने यह निश्चित किया था कि वह अपना नियम प्रस्तुत किया था कि क त प को पूर्ववर्ती स्वर पर बलाघात रहने पर ग्रीम नियम के अनुसार क त प की जगह ख थ फ हो जाता है। देखो आपको याद होगा, हमने ऊपर पढ़ा था कि जहाँ पर ग्रीम नियम क त प कि भारोपीय भाषा में जो क त प प्रयोग होता है, वहीं जर्मनी भाषा में जा करके ख थ फ ये बन जाता है। तो इनका क्या कहना है, वर्नर का कहना है कि क त प इन तीनों अक्षरों से पूर्व में अगर स्वर के ऊपर बलाघात पड़ रहा है, या जो वर्ण है वो ज़्यादा आघात लेकर के बोला जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रीम के अनुसार क त प की जगह पे ख थ फ ही होता है। पहला नियम इनका ये है कि क त प की जगह ख थ फ होता है, कि अगर क त प से पूर्व स्वर के ऊपर बलाघात पड़ रहा है तो क त प की जगह क्या हो जाएगा, ख थ फ हो जाएगा। और उससे आगे कहते हैं कि यदि बलाघात परवर्ती होता है, मतलब पहले क्या कहा कि क त प से पूर्व स्वर के ऊपर बलाघात होता है, तो क त प की जगह ख थ फ हो जाता है, यानी ग्रीम के अनुसार वहाँ पर कार्य होता है। और यदि क त प के बाद में अगर स्वर के ऊपर बलाघात होता है, तो वहाँ क त प की जगह ग द ब हो जाएगा। समझ में आ गया।
इनका कहना है कि अगर क त प से पूर्व में स्वरों के ऊपर बलाघात पड़ता है तो क्या होता है, क त प की जगह ख थ फ हो जाता है, यानी पहले की जगह दूसरा हो जाता है। और अगर क त प के बाद में बलाघात पड़ता है तो वहाँ पे पहले अक्षर की जगह तीसरा अक्षर हो जाता है। ये किसका नियम है, ये वर्नर का नियम है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आपको, इतना ज़्यादा नहीं इस पे ध्यान देना है क्योंकि ये लगा हुआ नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है थोड़ा सा। आगे है तालव्य नियम। तालव्य नियम में क्या होता है, ये कहते हैं इस नियम पर अनेक विद्वानों ने शोध किया। देखो मैंने बताया था ना कि ये नियम, आगे के जो नियम हैं वो एक विद्वान के नहीं हैं। तो यहाँ पर विल्हेम, थॉमसन, कालिज, बर्नर इत्यादि ने, हम इसको एक विद्वान से लेकर के नहीं कह सकते हैं कि तालव्य नियम विल्हेम का है, थॉमसन का है, कालिज का। तो ये यहाँ पर प्रश्न भी नहीं बन पाता है कि आपसे नेट में अगर ये पूछ लिया जाए कि तालव्य नियम कौन से विद्वान का है, तो आप एक उत्तर नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने तालव्य नियम के ऊपर अपने अपवाद दिए हैं, अपना शोधकरण किया है। तो इसलिए विल्हेम, थॉमसन, कालिज, वर्नर इत्यादि ये इसके प्रमुख आचार्य कहे जाते हैं। इस नियम के अनुसार मूल भारोपीय भाषा की कंठे ध्वनियाँ, कंठे ध्वनियों में अगर आपने देखा होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा, व्याकरण में भी पढ़ा होगा कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, कि अ और क वर्ग पूरा जो क ख ग घ और ह इत्यादि होते हैं, इनकी जो ध्वनि निकाली जाती है वो कंठ से निकलती है। तो इसलिए मूल भारोपीय भाषा की जो कंठे ध्वनि है, यानी क ख ग इत्यादि हैं, या कंठ ओष्ठ जो ध्वनि है, क्व ख्व ग्व और घ्व ध्वनियाँ भारत ईरानी शाखा च वर्ग एवं क वर्ग में परिवर्तित हो जाती हैं। इनका यही कहना है कि जो कंठे ध्वनियाँ हैं वो जाकर के किस में चेंज हो जाएंगी, च वर्ग, यानी च वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, तालव्य नियम है। तो इनका यही कहना है कि भारोपीय भाषा की जो कंठे ध्वनियाँ हैं वो जा करके, या कंठ ओष्ठ की जो ध्वनियाँ हैं वो जा करके किस में बदल जाएंगी, तालु में बदल जाएंगी। तो क की जगह च हो जाएगा, ख की जगह च से अगला अक्षर हो जाएगा, यानी इस प्रकार से हो जाएंगे कि कंठे ध्वनियाँ हैं वो जा करके तालु में बदल जाती हैं। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, ईरानी भाषा में हो जाती हैं। मतलब मूल भारोपीय भाषा की जो कंठे ध्वनियाँ हैं वो जब हम ईरान में प्रयोग करते हैं, ईरानी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं कंठे ध्वनियों को हम वहाँ जा करके तालव्य से प्रयोग करते हैं, यानी तालु से प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहता है, यही नियम तालव्य नियम कहा जाता है। आगे है मूर्धन्य नियम। मूर्धन्य नियम क्या है, कह रहे इस नियम के प्रवर्तक प्रोफेसर पोर्ट व रूसी भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर फोर्तनातोव कहे जाते हैं। इनके भी दो ही विद्वान हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, ये कह रहे हैं र, री, र और ल के बाद आने वाली दंत्य ध्वनियाँ, दंत्य अगर देखा जाए तो क्या होती है, ऋतुलसा नाम दंता, मतलब री और त थ द ध न या दंत्य सकार, ये सारे के सारे जो वर्ण है वो दंत से बोले जाते हैं, इसलिए दंत्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। वो संस्कृत में जा कर के मूर्धन्य हो जाती हैं। क्या इन्होंने दिया है, कह रहे हैं री, र और ल, अगर इन तीन अक्षरों के बाद में कोई भी दंत्य ध्वनि आती है, यानी दंत्य मतलब या तो री आ जाता है, या त थ द ध न आ जाता है, या स आ जाता है, री, र और ल के बाद में, तो वो दंत्य ध्वनियाँ जा करके मूर्धन्य हो जाती हैं। मूर्धन्य यानी ऋतु रसाणा मूर्धा, या तो उसका री हो जाएगा, ट ठ ड ढ ण में से कुछ हो जाएगा, या शकार हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर विकृत है, विकृत जो शब्द है वहाँ पर विक्री, क के अंदर री है, क के अंदर री है, विक्री है, उस री के तुरंत बाद में तय आ रहा है, और तय कैसा है, दंत्य ध्वनि है। तो इन्होंने क्या कहा था कि री के बाद में कोई भी दंत्य ध्वनि आती है तो वो तय किस में बदल जाएगा, मूर्धा में बदल जाएगा। तो तय की जगह क्या बन जाएगा, ट बन जाता है। हम भी बोलते हैं या तो विकृत बोलते हैं, या उसकी जगह हम विकट प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही संवृत शब्द है, संवृत की जगह क्या प्रयोग कर देते हैं, संकट प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि संवृत में जो री है उसके तुरंत बाद में तय आया हुआ है, और तय जो ध्वनि है वो दंत्य ध्वनि होती है, और दंत्य होने के कारण यहाँ पे दंत्य की जगह मूर्धन्य आ जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य नियम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा तो दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको ग्रीम नियम और ग्रासमान नियम है, वहीं से प्रश्न उठेगा, क्योंकि सिलेबस में केवल मात्र ग्रीम नियम और ग्रासमान नियम दिया गया है,
और हर बार वहाँ से प्रश्न आता है, कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि भाषा विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो ग्रिम नियम या ग्रासमान नियम इत्यादि ही है। अन्य नियम भी होते हैं जहाँ पर कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ग्रीक भाषा किसके अंतर्गत आती है, या फिर हिंदी भाषा वियोगात्मक है या संयोगात्मक है, भारोपीय भाषा कौन सी भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक है, इस प्रकार से चीनी भाषा किस प्रकार की है, अयोगात्मक है, निरवयवी भाषा है। इस प्रकार से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, वो प्रश्न अलग बात है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर उठेगा। ग्रासमान नियम, ग्रिम नियम आपको बहुत अच्छे से याद करना है। छोटा सा नियम है, समझना है बस एक बार। अगर एक बार भी अगर समझ जाते हो तो 2 नंबर आपके कोई नहीं लेके जा सकता। 2 नंबर आपके हैं, वो ये आपके हाथ में है कि आपको छोड़ने हैं या वो नंबर आपको लेने हैं। बिल्कुल आसान सा है और छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएगा। अगर आपको न समझ में आया हो तो आप बता सकते हैं।